नमस्कार दोस्तों। आज की डेट है 27 जुलाई और आज एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से द हिंदू के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज जो आर्टिकल्स हैं उनमें मैक्सिमम इकोनॉमी के ऊपर आर्टिकल हैं। जैसे अभी हाल ही में आईएमएफ की जो है इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट आई है, तो उस इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट से रिलेटेड एक आर्टिकल है जिसमें ऑथर जो है इंटरनेशनल परिदृश्य क्या है इकोनॉमी का, इसके बारे में बात करते हैं। इसके अलावा इंडिया की इकोनॉमी पर कि इंडिया की क्या पोजीशन है और स्टेट्स की इस समय क्या पोजीशन है इकोनॉमी को लेकर के, और फर्दर फ्यूचर क्या हो सकता है, सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाए रखने के लिए, या क्या चुनौतियां हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने। तो इन दोनों आर्टिकल्स को मिला करके हम लोग आज जो है पूरा इकोनॉमी को पहले समझेंगे कि वास्तव में जो अर्थव्यवस्था है वो होती क्या है। देखिए, ऐसा है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा बेसिक प्रॉब्लम इसी बात की होती है कि उन्हें ये समझ में ही नहीं आता कि आखिरकार ये इकोनॉमी जो है ये कैसे काम करती है। तो आज बेसिक से एकदम जो है समझेंगे। तो अगर आप स्टार्टिंग से लास्ट तक इसको सुनेंगे तो आपको सारा शुरू से लेके अंत तक, मीन्स भारत के आर्थिक परिदृश्य से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक परिदृश्य तक सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। और साथ ही साथ में जो आईएमएफ की रिपोर्ट आई है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, इसको भी हम लोग जो है देखेंगे कि इन्होंने जो है दुनिया के लिए इस समय क्या रिकमेंड किया है वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था के लिए, कि किस तरीके से क्या क्या कदम उठाने चाहिए, सरकारें जो है किन चीज़ों के लिए तैयार रहें, विश्व की अर्थव्यवस्था को किन चीज़ों से खतरा है। तो ये सारे रिकमेंडेशन जो है आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में दिए हैं। तो हम शुरू से आखिरी तक पहले ये समझेंगे कि इकोनॉमी क्या है, कैसे काम करती है, उसके बाद भारत के संदर्भ में क्या चुनौतियां हैं और भारत इस समय जो है अर्थव्यवस्था के स्तर पर कहाँ लाई कर रहा है, उसके बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था में क्या चुनौतियां हैं, और सबसे अंत में देखेंगे कि आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में कौन से सेक्टर्स जो है वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए खतरों के तौर पर चिन्हित किए हैं और सरकारों को किस तरीके के निर्देश दिए हैं कि उन्हें आगे क्या क्या कदम उठाने पड़ सकते हैं। तो चलिए इकोनॉमी से शुरुआत करते हैं। बाकी आपको स्क्रीन पे ये जो दिख रही है, जो स्क्रीन में आपको ये फोटो जो दिख रहा है, तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अभी जो जुलाई 2023 में रिपोर्ट आई है उसी के ग्रोथ प्रोजेक्शंस हैं। तो ग्रोथ प्रोजेक्शंस में आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे ग्लोबल इकोनॉमी, एडवांस्ड इकोनॉमीज़ और इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज़, मींस पूरे वर्ल्ड को इन्होंने जो है दो हिस्सों में बांटा है और एक टोटल सिनेरियो है पर कंप्लीट ग्लोबल इकोनॉमी का। तो ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर के 2022, 23 और 24 के प्रोजेक्शन है। ऐसे ही एडवांस्ड इकोनॉमीज जो हैं उनको लेकर के 2022, 23, 24 के प्रोजेक्शन हैं, और जो इमर्जिंग मार्केट और डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं उनके लिए जो है विश्व की अर्थव्यवस्था क्या रहने वाली है ग्रोथ रेट 2022, 23, 24 में, उसके प्रोजेक्शन है। आप एक बार इसको देख लीजिए। हम लोग जो है अपने डिस्कशन को कंप्लीट करने के बाद इसको लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं कि आखिरकार इकोनॉमी होती क्या है। एकदम बेसिक से समझते हैं। देखिए, जिसका नाम ही है अर्थव्यवस्था, तो अर्थ का मतलब हो गया धन। तो धन की जो व्यवस्था है, और धन मतलब क्या, धन मतलब हो गया मुद्रा। तो मुद्रा का क्या किया जाएगा, मुद्रा का लेन देन होता है, ठीक है। तो मुद्रा का लेन देन जो है उससे रिलेटेड जो भी व्यवस्था है उसको अर्थव्यवस्था बोलते हैं। अब मुद्रा का लेन देन कहाँ किया जाएगा, तो बाजार में किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि बाजार भी अर्थव्यवस्था में इन्वॉल्व होगा। तो बाजार और बाजार में मुद्रा का लेन देन, इन दोनों चीज़ों को मिला करके अर्थव्यवस्था बोलते हैं। अब बाजार में मुद्रा का लेन देन किया क्यों जाएगा, तो मुद्रा का लेन देन किया जाएगा गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, मींस या तो कोई सामान लेना होगा आपको या फिर कोई सेवा लेनी होगी। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि अर्थव्यवस्था में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो पहली चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो है मनी, दूसरी मार्केट, तीसरा गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी सामान और सेवाएं यूज हो रही होंगी, और चौथा आप देखेंगे कि जब मार्केट में आप जाएंगे पैसा लेकर के गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए या बेचने के लिए, तो वहाँ पर हर चीज़ का मूल्य अलग अलग होता है। सारी चीज़ों का मूल्य एक समान तो नहीं होता है। तो हर चीज़ का मूल्य अलग अलग क्यों है, तो हर चीज़ का मूल्य अलग अलग इसलिए है क्योंकि हर चीज़ की डिमांड और सप्लाई में अंतर है। किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है।
तो ऐसे में क्या होगा, अगर डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है तो जो भी गुड्स या सर्विसेज होंगी वो महंगी होंगी, महंगा होगा सामान, है ना। अगर डिमांड कम है सप्लाई ज़्यादा है तो सामान सस्ता होगा। तो ये डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करेगा। और देखिए डिमांड और सप्लाई दोनों में से कोई भी कम या ज़्यादा हो सकता है। मीन्स 4 कंडीशंस बनेंगी, डिमांड के ज़्यादा होने पर और कम होने पर, और सप्लाई के ज़्यादा होने पर कम होने पर। तो ऐसी 4 कंडीशंस, तो पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो मार्केट, मनी, गुड्स एंड सर्विसेज, डिमांड एंड सप्लाई, इतने के बीच में चलती रहेगी। और इसी को सारा जो है मैनेज करने की जो पूरा सिस्टम बनाया गया है, इसको मैनेज करने के लिए, इस बैलेंस को मैनेज करने के लिए, उसे ही हम लोग कहते हैं अर्थव्यवस्था। अब सवाल ये उठता है कि मैनेज करना क्या पड़ेगा। तो मैनेज करना पड़ता है प्राइसेस को, मनी की अवेलेबिलिटी को। अगर मार्केट में जो चीज़ें होनी चाहिए, मनी और गुड्स एंड सर्विसेज, दोनों में से किसी की भी अवेलेबिलिटी पे असर पड़ा, उपलब्धता पे असर पड़ा, मींस मनी जितना उपलब्ध होना चाहिए और गुड्स एंड सर्विसेज जितने उपलब्ध होने चाहिए, अगर उन दोनों में से किसी पर भी असर पड़ा तो मार्केट जो है वो डीस्टेबलाइज हो जाएगा। तो मार्केट को स्टेबलाइज बनाए रखने के लिए ये ज़रूरी है कि मनी और गुड्स एंड सर्विसेज को रेगुलेट किया जाए। मींस मनी की अवेलेबिलिटी भी बनी रहे और गुड्स एंड सर्विसेज की अवेलेबिलिटी भी बनी रहे। तो अब सवाल उठता है कि मैनेज करेगा कौन। तो मैनेज करने के लिए सरकार आएगी। सरकार जो है मैनेज करेगी। जो मनी की अवेलेबिलिटी है और गुड्स एंड सर्विसेज की अवेलेबिलिटी है उसको कौन मैनेज करेगा, सरकार जो है मैनेज करेगी। क्योंकि सरकार जो है वो पूरे देश में हर मुद्दे को देख रही है, तो सरकार मनी की उपलब्धता और गुड्स और सर्विसेज की उपलब्धता दोनों को रेगुलेट कर सकती है। जबकि आप दूसरी तरफ देखेंगे कि जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उन गुड्स एंड सर्विसेज को रेगुलेट करने का काम मैन्युफैक्चरर्स करेंगे। जो की फैक्टर है, मीन्स जो उत्पादन करने वाले लोग हैं, उत्पादन करने वाले लोगों के ऊपर काफ़ी हद तक डिपेंड करेगा कि मार्केट में कितने गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल रहेंगे। तो अब आप देख रहे होंगे अर्थव्यवस्था में टोटल कितने स्टेक होल्डर हो गए। मार्केट है, मनी है, गुड्स एंड सर्विसेज है, डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट है, गवर्नमेंट है, और साथ में जो मैन्युफैक्चरर हैं वो, और मनी लेकर के बाज़ार में लोग घूम रहे हैं सामान खरीदने के लिए, तो वो लोग। अब जो है अर्थव्यवस्था इतने लोगों के बीच में आ गई और सारा लेन देन जो है वो इन्हीं लोगों के बीच में हो रहा है। जो उत्पादन करने का काम कर रहा है वो उत्पादन करने की प्रक्रिया को स्थापित बनाए रखेगा, स्टेबलाइज बनाए रखेगा। मार्केट में जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी सप्लाई को मेंटेन करने की कोशिश करेगा, और जो खरीदने वाले हैं उनके पास पैसा हो, उनकी इनकम जो है कम से कम इंश्योर की जा सके, ताकि जो गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में अवेलेबल हैं वो उनको जो है एक्सेस कर पाएँ, उनको खरीद पाएँ। इसके लिए उनके पास पर्याप्त पैसा होना चाहिए, और इस चीज़ को रेगुलेट करेगी सरकार। तो अब आप समझिए कि मार्केट में पैसे को रेगुलेट करने के लिए सरकार, गुड्स एंड सर्विसेज को रेगुलेट करने के लिए मैन्युफैक्चरर्स, और सरकार क्या है कि जो मनी है, जो पैसा है, उसको भी रेगुलेट करेगी, साथ में जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको भी रेगुलेट करेगी। अब उनको कैसे रेगुलेट करेगी, जैसे मैन्युफैक्चरर है तो उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। कभी मान लीजिए जहाँ तक खुद मैनेज कर पा रहा है तो कर पा रहा है, अगर बाई चांस उसके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए कि जिसको वो डील नहीं कर पाता है मैन्युफैक्चरर, तो गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन पर असर पड़ेगा। जब गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन पर असर पड़ेगा तो जो सप्लाई होगी मार्केट में, वो सप्लाई जो है वो इम्बैलेंस्ड हो जाएगी। अगर इम्बैलेंस्ड हो जाएगी तो फिर इकोनॉमी जो है वो स्टेबलाइज नहीं रह जाएगी, संकट आ जाएगा। तो इसलिए सरकार को मैन्युफैक्चरर का भी ध्यान रखना पड़ता है कि इसकी हालत क्या है, इसके जैसे हालात हैं, इसके साथ भी वैसी सुविधाएं जो है इसे हमें देनी पड़ेंगी। कभी उसे पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है तो उसको पैसा भी देना पड़ सकता है, कभी जो है वो बदतमीजी कर रहा हो सकता है, मीन्स वो जानबूझ के सप्लाई को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा हो सकता है, ताकि मार्केट में जो प्राइस हैं किसी चीज़ के वो गड़बड़ा जाएं और वो ज़्यादा प्रॉफिट उठा सके। तो ऐसी अगर कोई एक्टिविटी कर रहा है तो उसको रोकना भी पड़ेगा। तो गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरीके से मार्केट के स्टेक होल्डर्स को रेगुलेट करने का काम करती है। लेकिन अब एक बात ये याद रखिएगा कि जो नियो लिबरल कॉन्सेप्ट है, नव उदारवाद के सिद्धांत जो हैं, जो पूंजीवाद
की अर्थव्यवस्था है, तो इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मार्केट में गवर्नमेंट जो है वो मिनिमम से मिनिमम इंटरफेरेंस करती है। ज़्यादा हस्तक्षेप आप मार्केट में नहीं कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि भारत की इस अर्थव्यवस्था में आप जब शुरुआत में आप पढ़ते होंगे कभी, तो पढ़ने में आपको आता होगा कि औद्योगिक नीतियों में कुछ क्षेत्र ऐसे भी थे औद्योगिक उत्पादन के जहां लाइसेंसिंग की प्रणाली अपना रखी थी। तो गवर्नमेंट अगर लाइसेंस देगी किसी को तो ही वो उत्पादन कर सकता है, हर आदमी ऐसे उत्पादन नहीं कर सकता था। लेकिन जैसे जैसे करके 1991 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को अपनाया भारत ने, तो वैसे वैसे जो है लाइसेंसिंग का सिस्टम धीरे धीरे खत्म होता गया। लेकिन फिर भी अगर कोई कमोडिटी या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग इस इम्पोर्टेंस की है कि जिससे नेशनल सिक्योरिटी वगैरह को खतरा हो सकता है, तो उसको सरकार अपने हाथों में आज भी रखती है। जैसे आप देखेंगे कि न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड जो भी मैटर हैं वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में नहीं दिए जाते। ऐसे ही तो ये चीज़, अब इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद आप देखिए कि अब हम बात करते हैं कि अर्थव्यवस्था हम जो पढ़ रहे हैं, तो बेसिक वास्तव में तो अर्थव्यवस्था का मतलब जो बेसिक है वो इतना ही है। लेकिन हमें ये जो बहुत बड़े बड़े टर्म्स पढ़ने को मिलते हैं, ये सब कहाँ से आए? तो ये सब आते हैं गवर्नमेंट के जो रेगुलेशन के मेजर्स हैं, मींस जो व्यवस्था को रेगुलेट करने की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत जो है ये टर्म्स आना शुरू हुए। अब जब मार्केट को रेगुलेट करने की बात आती है, मनी के फ्लो को रेगुलेट करने की बात आती है, अब देखिए मार्केट में क्या है कि जो पॉलिसीज़ हैं तो उन पॉलिसीज़ को गवर्नमेंट ज़्यादा इंटरफेयर कर नहीं सकती। तो मनी के फ्लो को जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश करती है जब प्राइसेस घटते बढ़ते हैं। तो मनी के फ्लो को कंट्रोल करने की कोशिश क्यों करती है? मनी के फ्लो को कंट्रोल करने की कोशिश इसलिए करती है क्योंकि जो मनी का फ्लो है मार्केट में, वो भी प्राइसेस को तय करता है। अगर लोगों के पास ज़्यादा पैसा हो जाए, इनकेस आप समझिएगा, छोटी सी चीज़ है कि अगर लोगों के पास ज़्यादा पैसा हो जाए तो आदमी सामान स्टोर करने लगेगा, बाजार को मैनिपुलेट किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि एक बाजार में कोई 100 सामान रखे हुए हैं। अब आपने देखा होगा जो है टिकटॉक वगैरह पहले लोग वीडियो बनाते थे कि 2 लोग आम बेच रहे हैं, एक 50 रुपये में बेच रहा है, एक 70 रुपये में बेच रहा है, दूसरे ने उसके सारे आम 50 रुपये के खरीद लिए और फिर 100 रुपये के बेचने लगा। तो जिसके पास, अगर लोगों के पास ज़्यादा पैसा हो गया तो कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि क्या करेंगे, स्टोरेज कर लेंगे पहले सारे माल को खरीद के अपने पास, और फिर मनमाने दाम पे जो है उसको बेचेंगे। तो इसको क्या, इससे इकोनॉमी को नुकसान पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि एक ही आदमी की मोनोपोली हो जाएगी किसी प्रोडक्ट पर। तो पूरे मार्केट में जितने प्रोडक्ट हैं सबके ऊपर यही रूल लागू होता है, मार्केट में किसी तरीके से मोनोपोली ना हो नहीं पाए। मतलब ये भी एक चैलेंज होता है गवर्नमेंट के सामने। अब बात करते हैं हम लोग कि मनी के फ्लो को रेगुलेट करने के लिए कैसे जो है आखिरकार गवर्नमेंट या फिर जो है कैसे दुनिया की अर्थव्यवस्था रेगुलेट करती है। क्योंकि देखिए अर्थव्यवस्था 2 लेवल पे हो गई ना। एक तो अगर आप अपने शहर की, है तो कई स्तरों पे, आप अपने शहर की बात करो तो आपके शहर की अर्थव्यवस्था अलग है। आप किसी कस्बे में रह रहे हैं तो उस कस्बे की अर्थव्यवस्था अलग है। अगर किसी ज़िले में रह रहे हैं तो ज़िले की अर्थव्यवस्था अलग है। राज्य में है तो राज्य की अर्थव्यवस्था उससे बड़ी है, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ उसमें उतनी ज़्यादा इंक्लूड होती जाएंगी ना, उतने ही ज़्यादा स्टेक होल्डर्स शामिल होते जाएंगे, उतनी ज़्यादा प्रोडक्ट की वैरायटी होती जाएंगी, उतने ही ज़्यादा मार्केटों की संख्या, मीन्स मार्केट्स जो होंगे उनकी, बाज़ारों की संख्या बढ़ती जाएगी। तो इकोनॉमी धीरे धीरे करके बड़ी होती चली जाएगी। ऐसे ही आपके देश की अर्थव्यवस्था हो गई, अगर सारे राज्यों की अर्थव्यवस्था आप मिला लेते हैं। और जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो सारे देशों की जो अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी है, जो घरेलू अर्थव्यवस्था है, वो सारी अर्थव्यवस्था को मिला करके बनती है इस पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था। और कॉन्सेप्ट सब जगह वही रहेगा। होगा क्या? गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदना बेचना है और मनी का फ्लो। इंटरनेशनल मार्केट में क्या है कि सबकी अलग अलग मुद्रा होती है, तो फिर उस मुद्रा के कन्वर्टिबिलिटी का इशू आता है कि कन्वर्टिबिलिटी कितनी है, या फिर जो है आपकी करेंसी को कोई देश कितना एक्सेप्ट कर रहा है, या आपकी प्रोडक्शन में क्या कैपेसिटी है, आप कितने डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स जो है वो अपनी इकोनॉमी में जनरेट कर पा रहे हो, मैन्युफैक्चर कर पा रहे हो। इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी मुद्रा कितनी मजबूत है। क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया है कि मुद्रा का काम एक्चुअल में है क्या, सामान खरीदना है उससे। तो आपकी मुद्रा से कितना ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदा जा सकता है, इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपकी मुद्रा को लोग कितना स्वीकार करेंगे। ठीक है, अब फिलहाल हम लोग आते हैं कि, तो अब आप देख रहे होंगे कि मार्केट 2 तरह के दिखाई देंगे आपको। कौन? डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। अभी तक ओवरऑल हम लोग जो है टोटल कितने स्टेक होल्डर्स देख चुके हैं, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। मार्केट है, मार्केट में मनी और गुड्स एंड सर्विसेज, उनके बीच में डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट, गवर्नमेंट रेगुलेट करने का काम करेगी।
गवर्नमेंट के साथ में आरबीआई हो सकता है, आरबीआई के साथ में आप देखेंगे कि रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं और संस्थाएं भी हो सकती हैं ना। और मार्केट में आप देखेंगे तो दो तरह के लोग आपको दिख रहे होंगे, प्रोड्यूसर होंगे और कंज्यूमर होंगे, या आप कह सकते हो बायर हैं और सेलर हैं। मार्केट की अगर आप बात करो तो डोमेस्टिक मार्केट हो सकता है, इंटरनेशनल मार्केट हो सकता है। डोमेस्टिक मार्केट के बारे में हम लोग बातचीत कर चुके हैं। इंटरनेशनल मार्केट की अगर आप बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में जब व्यापार की बात आएगी तो बाइलेटरल व्यापार हो सकता है या मल्टीलेटरल व्यापार हो सकता है। आप देखते होंगे कि जो है बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन जैसे आसियान के साथ कुछ समय पहले जो है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पे लगातार बातचीत हो रही थी। बाद में भारत ने जो है लास्ट टाइम में उससे क्विट कर दिया कि हम उसमें जो है नहीं शामिल होंगे, सिग्नेचर नहीं किया। तो इंटरनेशनल मार्केट में व्यापार जो है वो दो तरीके का हो सकता है, बाइलेटरल हो सकता है, मल्टीलेटरल हो सकता है। बाइलेटरल जो होता है, अब जो एग्रीमेंट्स होते हैं उनको देखिए आप कैसे कैसे एग्रीमेंट्स होते हैं। बाइलेटरल अगर मीन्स द्विपक्षीय किन्हीं दो देशों के बीच में व्यापार है तो सबसे पहले आप जो है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं। प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट के बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं। अब ये प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, तो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट जो है उसमें क्या करते हैं कि एक आप मतलब लिस्ट बना लेते हैं कि हम जो है किन पर टैरिफ लगाएंगे और किन वस्तुओं पर टैरिफ नहीं लगाएंगे। तो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में एक पॉजिटिव लिस्ट बना लेते हैं कि ये प्रोडक्ट रहेंगे, इन पर जो है हम टैरिफ आपके यहाँ मतलब आपके यहाँ से जब कोई सामान इंपोर्ट होके आएगा तो इन सामानों पर हम जो है ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी या टैक्स ये जो है वो हम थोड़ा कम लगाएंगे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में नेगेटिव लिस्ट बनाते हैं क्योंकि फ्री ट्रेड कर रहे हैं ना, तो कुछ चीज़ें निकाल देंगे जिन पर टैक्स कम नहीं होगा, बाकी सब जो है उनके सब के ऊपर जो है फ्री ट्रेड हो जाएगा। तो एफटीए और पीटीए में यही अंतर है। पीटीए में क्या है कि नेगेटिव लिस्ट बनेगी, पॉजिटिव लिस्ट बनेगी क्योंकि कम सामान होंगे जिन पर टैक्स कम होगा। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में एफटीए में क्या होगा कि नेगेटिव लिस्ट बनेगी क्योंकि कम सामान होंगे जिनके ऊपर टैक्स लगेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद आप देखिए कि इससे ऊपर के लेवल में जो एग्रीमेंट होते हैं तो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट सेसा बोलते हैं जिसको, उसके ऊपर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट सेपा बोलते हैं जिसको। तो ये जो एग्रीमेंट हैं ये बाइलेटरल भी हो सकते हैं और मल्टीलेटरल भी हो सकते हैं। ऐसे आप देखते होंगे कि यूएई के साथ मई 2022 में भारत ने जो है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है साइन किया हुआ है। ऐसे ही दुनिया के और देशों के साथ भी हम लोग कोशिश करते रहते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन हो जाए। यूरोपीय यूनियन की बात करिए आप तो यूरोपीय यूनियन के साथ भारत जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे साइन करने के लिए बातचीत लगातार कर रहा है, 2016 से बातचीत चल रही है। फिर इन दोनों एग्रीमेंट मीन्स जो CEPA है और CECA है, ये दोनों जो है मल्टीलेटरली भी हो सकते हैं, बाइलेटरली भी हो सकते हैं। उसके बाद जो और तरीके हैं ट्रेड एग्रीमेंट्स के, वो जैसे कस्टम यूनियन हो सकता है, इकोनॉमिक मार्केट हो सकता है, इकोनॉमिक जोन हो सकता है। तो इन सब में क्या है कि और ज़्यादा डीपली जो है ट्रेड को लेकर के समझौते किए जाते हैं। तो ये चीज़ अब आप समझ गए होंगे कि मार्केट जो है वो दो तरह का होगा, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल। इंटरनेशनल मार्केट जो है वो बाइलेटरली हम लोग व्यापार कर सकते हैं, मल्टीलेटरल कर सकते हैं, और साथ ही साथ में बाइलेटरल में FTA और PTA होगा, और इसके अलावा CEPA और CECA भी हो सकते हैं। उसके बाद अगर और अपर लेवल पे जाते हैं आप तो कस्टम यूनियन, इकोनॉमिक मार्केट, इकोनॉमिक जोन। जैसे यूरोपियन यूनियन आप देखते होंगे तो यूरोपियन यूनियन जो है वो एक तरीके का क्या है, इकोनॉमिक जोन है कि उसमें जो है सारी उनकी मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, सारी चीज़ें जो है एक जैसी ही होती हैं, सब आपस में मिल के ही तय करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद बात आती है कि रेगुलेशन करेंगे किस चीज़ का। हम लोगों ने बोला था कि रेगुलेशन करेंगे पैसे का और प्रोडक्शन का, दोनों चीज़ों का। तो पैसे को जब रेगुलेट करने की बात आएगी तो भारत में पैसे को रेगुलेट करने का काम जो है दो लोग करते हैं, गवर्नमेंट और RBI। गवर्नमेंट कैसे रेगुलेट कर सकती है, टैक्स घटा बढ़ा सकती है। टैक्स घटाएगी बढ़ाएगी तो फिर पैसा, अगर टैक्स बढ़ा देगी तो लोगों के हाथ में पैसा कम हो जाएगा, गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू ज़्यादा जाने लगेगा, मार्केट में पैसा अपने आप घट जाएगा। जैसे हमने आपको बताया कि अगर मार्केट में ज़्यादा पैसा हो जाता है तो भी चीज़ें बहुत महंगी हो जाती हैं, लोग स्टोर कर सकते हैं या फिर जो एक ही आदमी बहुत ज़्यादा सामान खरीद लेगा। ये छोटा एग्जाम्पल है। तो टैक्स घटा बढ़ा करके गवर्नमेंट जो है पैसे को मार्केट में रेगुलेट कर सकती है। बजट में किस फील्ड में कितना एलोकेशन देना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, उसे घटा बढ़ा करके मार्केट में जो है पैसे के रेगुलेशन को कर सकती है। किसी सेक्टर में चाहती है कि हम इसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगाएंगे तो घटा देगी, वहाँ पहले से ही ज़्यादा पैसा है। या फिर
कुछ ऐसी पॉलिसीज़ ला सकती है, ऐसी स्कीम्स ला सकती है जिसमें लोग जो है अपने पैसे को गवर्नमेंट के पास जमा करते हैं। जैसे मान लीजिए किसान विकास पत्र ला दिया, या फिर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट ला दिया जिसके ऊपर बहुत आपको जो है इंटरेस्ट पेमेंट वापस मिलेगा, तो आप जो है अपने आप ही अपना पैसा जो है उसमें लगा देंगे, इन्वेस्ट कर देंगे। क्योंकि मार्केट में जो बायर हैं, बायर तो उनका काम है, वो तो इस चक्कर में रहते हैं कि हमें हमारे पैसे का जो पेमेंट है, जो पे बैक है, वो जहाँ ज़्यादा मिलेगा वहाँ इन्वेस्ट कर देंगे। तो गवर्नमेंट जो है ऐसी स्कीम्स ला करके जिससे जो है लालच आ जाए लोगों को और वो अपना पैसा वहाँ इन्वेस्ट करते हैं। तो इस तरीके से गवर्नमेंट जो है मार्केट में पैसे को रेगुलेट कर सकती है। आरबीआई की अगर बात करें आप, तो आरबीआई देखिए क्या करती है कि मार्केट में पैसा आप देखेंगे तो है कहाँ कहाँ। मार्केट में पैसा दो जगह दिखेगा आपको, एक तो बैंकों के पास पैसा, एक लोगों के हाथ में पैसा है। तो लोगों के हाथ में जो पैसा है उसे तो रेगुलेट कर लेती है गवर्नमेंट, ठीक है। बैंकों के हाथ में जो पैसा है, हालांकि ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट बैंकों के हाथ वाले पैसे को रेगुलेट नहीं कर सकती, उसको भी कर सकती है, उन्हें सिक्योरिटीज़ वगैरह बेच के, बॉन्ड वगैरह बेच के। लेकिन जो मेन आदमी है जो बैंक के पैसे को रेगुलेट करेगा, देखिए बैंक क्या करते हैं, बैंकों का काम है लोन देना और लोगों की जो राशि है उसको अपने पास जमा रखना। जमा रखने के लिए दो तरीके अपनाता है, या तो नॉर्मली जमा कर लेता है डिमांड डिपॉजिट के तौर पे, या फिर जो है टाइम डिपॉजिट के तौर पे जमा करता है। तो बैंक का काम है लोगों का पैसा जमा कर रखना अपने पास और दूसरों को लोन दे देना। तो लोन जब देगी ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा लोन देगी मार्केट में उतना ही ज़्यादा पैसा लोगों के पास होता जाएगा, उतना ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, उतना ही ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो ग्रो करती जाएंगी, उतना ही ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता जाएगा। तो जितना लोन दे रहे हैं, लेकिन कभी कभी क्या कि मार्केट में पहले से ही पैसा ज़्यादा है और लोन देने से पैसा जब और बढ़ेगा तो चीज़ें और महंगी होंगी और मार्केट जो है वो इनस्टेबलाइज हो जाएगा या डीस्टेबलाइज हो जाएगा। तो इसके लिए बैंकों को लोन देने से रोकना, या पूरी तरीके से तो देखिए लोन देने से कभी नहीं रोका जाता, लेकिन लोन देने की प्रक्रिया को घटाया बढ़ाया जा सकता है। तो घटाने बढ़ाने के लिए आरबीआई क्या करता है, अपने उसके पास में कुछ टूल्स हैं, जैसे आपने पढ़े होंगे रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन होते हैं, इसके अलावा एसएलआर होता है, सीआरआर होता है। तो ये सारे, अभी हम लोग इस पर भी बात करेंगे। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू बैंक के पैसे को रेगुलेट करने का काम एसबीआई करता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों मिलकर के पैसे के फ्लो को मार्केट में रेगुलेट कर सकते हैं। उन्हें जब मन करेगा तो धीरे से बैंक को ढीला छोड़ सकते हैं, लोगों के पास टैक्स की दर घटा के पैसा ज़्यादा बचा रहेगा उनके हाथ में, ऐसा कर सकते हैं, और जब चाहें तो वापस खींच भी सकते हैं। अगर प्रोडक्शन को रेगुलेट करने की बात करें कि प्रोडक्शन को कैसे रेगुलेट करेंगे, तो प्रोडक्शन को रेगुलेट करने का काम जो है वो गवर्नमेंट करेगी पूरी तरीके से। अब जैसे वो क्या लाइसेंसिंग लगा सकती है किसी सेक्टर में, या फिर तय कर सकती है कि बैंक जो है केवल इन्हीं सेक्टर्स को लोन देंगे, बाकी सेक्टर्स को नहीं देंगे। मीन्स प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग तय कर दे कि केवल जो ये सेक्टर है इनको प्रायोरिटी देनी है लोन देने में, या फिर किसी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन पर बैन लगा दे, या फिर स्टॉक कर ले किसी प्रोडक्ट को अपने पास। जैसे देखते हैं खाद्यान्न सुरक्षा के लिए स्टॉक कर लेती है एफसीआई के थ्रू, है ना, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू। इंपोर्ट कर सकती है किसी चीज़ को, एक्सपोर्ट कर सकती है किसी चीज़ को। तो प्रोडक्शन जो है मीन्स जो प्रोडक्ट है मार्केट में, उस प्रोडक्ट की वैल्यू को भी रेगुलेट कर रही है ना। इंपोर्ट कर लेगी कि ज़्यादा किसी चीज़ का जो है रेट बढ़ रहा है, जैसे भी टमाटर के रेट बहुत बढ़ रहे थे, गवर्नमेंट जो है नाफेड के थ्रू यहाँ बेचने लगी। दिल्ली में ही जो है बेच रहे थे 80 रुपये किलो टमाटर, 90 रुपये किलो टमाटर, जबकि मार्केट में टमाटर 250 रुपये किलो बिक रहा था। तो ये प्रोडक्ट को भी रेगुलेट करती है गवर्नमेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के थ्रू रेगुलेट कर सकती है। किसी चीज़ पे सब्सिडी दे करके उसे जो है उसके रेट घटा बढ़ा सकती है। जो रेमिटेंसेस आते जाते हैं मार्केट में, जैसे विदेशों में कोई काम कर रहे हैं तो एनआरआई जो है वो पैसा भेजते हैं अपने घर वालों के लिए, तो उन रेमिटेंसेस को कैसे कन्वर्ट किया जाएगा उसके लिए अलग से रूल बना के पैसे को या प्रोडक्शन को जो है रेगुलेट कर सकती है। तो उसके लिए आपने सुने होंगे एक्ट्स हैं, फेरा और फेमा, है ना, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट, ऐसे ही जो है फेमा भी है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेट करती है। अभी इकोनॉमी को लेकर के आपको समझ में आ गया होगा कि इकोनॉमी आखिरकार काम कैसे करती है। अब इसके बाद आप थोड़ा सा एक चीज़ और समझिएगा, अगर लोन लेने की बात करते हैं तो आप देखिए आरबीआई जो है, आरबीआई जनरली कभी किसी से लोन नहीं लेता। आरबीआई केवल जो है मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू रेगुलेट करने की कोशिश करता है अपने टूल्स के द्वारा, यानी एसएलआर, सीआरआर, या फिर जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है इनके थ्रू, रेपो रेट के थ्रू,
रिवर्स रेपो रेट के थ्रू, इनके थ्रू जो है मार्केट में पैसे के फ्लो को रेगुलेट करने की कोशिश करेगा मॉनेटरी पॉलिसी बना करके। गवर्नमेंट क्या करती, गवर्नमेंट जो है वो भी लोन ले सकती है, जैसे इंसान लोन ले सकते हैं वैसे गवर्नमेंट भी जो है लोन ले सकती है, उसके लोन को डेप्ट बोलते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है लोन लेने के लिए, मार्केट से, देखिए गवर्नमेंट लोन उठाने में दोनों जगह से लोन उठा सकती है, इंटरनल मार्केट से भी, एक्सटर्नल मार्केट से भी। तो इंटरनल मार्केट से लोन कैसे उठाएगी, कोई बॉन्ड वगैरह इशू कर देगी, लोगों से पैसा खींच लेगी, लोग उसमें इन्वेस्ट कर देंगे। उसके बाद जो प्रोडक्ट इंपोर्ट होके आ रहे हैं उनके ऊपर कस्टम एक्साइज ड्यूटी लगा दी, टैक्स ले ही रही है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उससे भी पैसा उसके पास आ रहा है। आरबीआई से भी पैसा जो है ज़रूरत पड़ने पे उधार ले सकती है वो, है ना, आपने पढ़े होंगे बेज एंड मीन्स एडवांस, अर्थोपाय अग्रिम बोलते हैं जिनको, तो उसमें भी जो गवर्नमेंट आरबीआई से भी ज़रूरत पड़ने पे पैसा ले सकती है। इसके अलावा और क्या कर सकती है, अदर कंट्रीज से भी पैसा ले सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट भी जो है लोन ले सकती है। दूसरा, ये रेगुलेट करने की ज़रूरत पड़ती क्यों है, अब जैसे मान लीजिए बैंक है, बैंकों ने क्या है, लोगों जनता का पैसा है बैंक के पास, डिमांड डिपॉजिट जमा कर रखे हैं लोगों ने, टाइम डिपॉजिट जमा कर रखे हैं, तो डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, और उसके बाद में साथ में बैंक ने जो है लोन बांट रखा है लोगों को। लेकिन आप सोचिए कभी जो है, अभी कल हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे फुल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम और फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम, तो फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम हम लोग देख रहे थे कि जितना होता नहीं है पैसा उससे ज़्यादा जो है लोन बांट दिया अगर इलेक्ट्रॉनिकली बैंक ने, और फिर उसके बाद जो है रिकवरी नहीं कर पाई लोन की, तो क्या होगा, उसका एनपीए जो है बढ़ता चला जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स उसके बढ़ते चले जाएंगे, और जब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ते चले जाएंगे, कभी बैंक डूब गया अगर, तो बैंक डूब गया तो उसमें तो जनता का पैसा था ना, तो जनता का पैसा है, और जनता अगर जो है परेशान हो गई, अब जब पैसा वापस लेने गई उसे नहीं मिल रहा, तो जनता जिस समय परेशान होगी तो उस समय क्या है कि भरोसा उठ जाएगा बैंक के ऊपर से। एक बैंक के चक्कर में सब लोग बाकी बैंक से भी पैसा निकालने लगेंगे, सारे लोग जब अपनी बैंक से पैसा निकालने इकट्ठा जाएंगे तो इतना पैसा तो बैंक जो है वापस दे भी नहीं पाएगा फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम होने की वजह से, क्योंकि इतना पैसा वो अपने पास रखते ही नहीं जितने की जो है उनकी लायबिलिटी होती है पैसा देने की। लायबिलिटीज़ क्या है, लायबिलिटीज़ बैंक की वो चीज़ें हैं कि जितना पैसा उसने मार्केट से ले रखा है लेकिन उसे ज़रूरत पड़ने पर लौटाना भी पड़ सकता है, ये लायबिलिटी है बैंक की, है ना, विद इंटरेस्ट पेमेंट। अब आप मार्केट को जरा जो है मनी डिमांड और सप्लाई के एंगल से देखिए जरा, तो अगर आप डिमांड सप्लाई के एंगल से देखते हैं और मनी, इन तीनों के एंगल से देखते हैं आप, तो आपको ये समझ में आएगा कि जो भी पॉलिसी का फॉर्मुलेशन किया जा रहा है वो पॉलिसी का फॉर्मुलेशन वो इसी मनी डिमांड और पॉलिसी को रेगुलेट करने के लिए किया जा रहा है। डिमांड में भी अब आप देखिए डोमेस्टिक मार्केट में भी डिमांड होगी, इंटरनेशनल मार्केट में भी डिमांड होगी, है ना, ऐसे ही सप्लाई भी जो है डोमेस्टिक मार्केट में होगी, इंटरनेशनल मार्केट में होगी। और सप्लाई करने का काम कर रहा है कौन, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, या फिर जो क्रिएशन कर रहा है किसी चीज़ का। तो अब जिस समय इसको छेड़छाड़ करेगा कोई डिमांड एंड सप्लाई के कॉन्सेप्ट को, तो डिमांड एंड सप्लाई के कॉन्सेप्ट से छेड़छाड़ से मार्केट में जो अंतर आते हैं रेट एंड प्राइसेस में, उससे ये टर्म निकल के आते हैं इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, है ना। अगर चीज़ों के दाम गिरने लग जाए लगातार तो डिफ्लेशन है, अगर चीज़ों के दाम बढ़ने लग जाए लगातार तो इन्फ्लेशन है। देखिए इन्फ्लेशन जो है एक लिमिट तक मार्केट में अच्छी मानी जाती है, क्योंकि होता क्या है कि मार्केट में पैसा आप इन्फ्यूज़ करते रहिए और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो लगातार ग्रो करती रहती हैं, क्योंकि देखिए आबादी तो लगातार बढ़ रही है ना, मार्केट हमेशा स्टैटिक तो है नहीं, रोजगार के अवसर तो लगातार नए नए चाहिए ही चाहिए ना मार्केट में आबादी बढ़ने के साथ साथ। तो इकोनॉमी का ग्रो करते रहना भी ज़रूरी है, और इकोनॉमी के ग्रो करते रहने के लिए ज़रूरी है कि मार्केट में कुछ ना कुछ पैसा जो है वो डाला ही जाता रहे, चीज़ें थोड़ी सी महंगी होती ही रहें, ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है आगे फर्दर चलती रहे, पर एक लिमिट के बाहर नहीं जानी चाहिए। तो इसीलिए जब इन्फ्लेशन की बात आती है तो आप देखते होंगे कि इन्फ्लेशन जो है वो भी कई तरीके की होती है, जैसे बोलते हैं ना रेंगती हुई, चलती हुई, उछलती हुई, कूदती हुई, है ना, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन। तो ये एक लिमिट में कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड है तब तो अच्छी है इन्फ्लेशन। अगर जो है, अब आप ये थोड़ा समझने के लिए एक एग्जांपल ले लीजिए आप, कि कोई एक आदमी है, इन्फ्लेशन क्यों अच्छी है, कि मान लीजिए एक आदमी है वो एक ही मैगी खा रहा है, ठीक, लेकिन अगर वो किसी तरीके से मार्केट में पैसा पहुंच गया और वो 2 मैगी खाने लग जाए, तो 2 मैगी अगर खाने लगेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा कि नहीं, बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं। अगर प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा तो फिर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो उनको इनकम होगी, जब उनको इनकम होगी तो उसके बाद क्या होगा, वो इनकम को मार्केट में फिर कहीं खर्च करेंगे, प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो फिर जो है डिमांड बढ़ेगी, जब डिमांड बढ़ेगी तो फिर प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो ये जो है एक पॉजिटिव चेन की तरह काम करेगा इकोनॉमी के लिए, ठीक है। अब उसके बाद आप अगर इंटरनेशनल सिनेरियो को देखिए तो इंटरनेशनल मार्केट में पैसे को रेगुलेट, भाई इंटरनेशनल बाजार में भी तो यही करना पड़ेगा, पैसे को रेगुलेट करना पड़ेगा, चीज़ों के
आने जाने को, मींस वहाँ भी डिमांड एंड सप्लाई के कॉन्सेप्ट को रेगुलेट करना पड़ेगा। तो डिमांड एंड सप्लाई दोनों चीज़ों, मींस प्रोडक्शन की भी डिमांड एंड सप्लाई को रेगुलेट करना पड़ेगा और पैसे की भी। तो वहाँ पे जब पैसे की डिमांड एंड सप्लाई को रेगुलेट करने की बात आती है तो आप देखते होंगे इंटरनेशनल बैंक्स बने हुए हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं। अब जैसे आप देखेंगे कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद में वर्ल्ड बैंक और IMF बनाए गए, है ना। अब IMF में हर देश का अपना SDR होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स होते हैं कि जब ज़रूरत पड़ती है तब ले लेता है। जैसे अभी IMF ने हाल ही में श्रीलंका की हालत ख़राब है तो उसको जो है एक बेल आउट पैकेज देने की घोषणा की है, $2 बिलियन ज़्यादा का आर्थिक पैकेज देने की है, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं याद है। अब उसके अलावा आप देखेंगे वर्ल्ड बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक अपना काम कर रहा है 5 एजेंसीज के साथ में, वर्ल्ड बैंक की 5 एजेंसी भी हैं। तो ये सारा जो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम है, IBRD है, IDA है, IFC है, मीगा है, ICSID है। तो ये सारी संस्थाएं जो है ये वर्ल्ड बैंक की हैं, फाइनेंसिंग के रेगुलेशन को कर रही है इंटरनेशनल मार्केट में। इसके अलावा आप देखेंगे कि रीजनल लेवल पर भी जो ग्रुपिंग्स होती हैं, जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई हैं, उनसे रिलेटेड मार्केट को भी रेगुलेट करने के लिए रीजनल बैंक्स बना लिए जाते हैं। जैसे आप देखेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक है, केवल एशिया की जो रीजनल एरिया है, तो इसमें जो है फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को बूस्ट करने के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन करता रहता है। ऐसे ही AIIB है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ब्रिक्स बैंक है, और इसके अलावा और भी कोई जो है बैंक हो सकते हैं, या फिर ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू पैसा लिया जा सकता है। बायलैटरल रिलेशनशिप में एक देश दूसरे देश को पैसा दे सकता है, लाइन ऑफ क्रेडिट दे दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो चलती हैं इंटरनेशनल मार्केट में। और इंटरनेशनल मार्केट में देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि डिमांड और सप्लाई दोनों को रेगुलेट करने के लिए कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं, जैसे मान लीजिए कि बाजार में कुछ बड़े खरीदार होते हैं, तो उसी तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में भी जो कुछ बड़े खरीदार होते हैं जिनकी ज़रूरतें ज़्यादा होती हैं या फिर जो ज़्यादा लोगों की ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, दोनों तरीके के, तो उनको जो है ग्लोबल इकोनॉमी का इंजन बोला जाता है। ऐसे आप देखेंगे जैसे USA है, तो USA बहुत ज़्यादा तरीके का सामान एक्सपोर्ट कर सकता है, प्लस उसकी करेंसी जो है उसको भी बहुत मजबूत माना जाता है। तो USA जो है वो ग्लोबल इकोनॉमी में इंजन की तरह काम कर रहा है। ग्लोबल इकोनॉमी में इंजन कौन होगा? इंजन वो होगा जो इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई को रेगुलेट कर सकता हो, मींस उसके यहाँ डिमांड भी अच्छी खासी हो और सप्लाई भी वो अच्छी खासी कर सकता हो। तो वो आदमी जो है वो ग्लोबल इकोनॉमी के लिए इंजन की तरह है। तो USA की इकोनॉमी जो है वो ग्लोबल इकोनॉमी में इंजन की तरह है। इसीलिए आप देखेंगे कि USA का जो फेडरल रिजर्व बैंक है उसकी जो पॉलिसी चेंज होती है तो उसका जो है दुनिया के मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ता है, तो उसके बारे में ज़रूर न्यूज़ आती है। क्या बाकी देशों की सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज़ नहीं बदलती? वो भी बदलती हैं, लेकिन उनके बारे में कोई चर्चा नहीं करता। ऐसे ही आप यूरोपियन यूनियन देखेंगे तो यूरोपियन यूनियन भी जो है चर्चा में बनी रहती है, उसका सेंट्रल बैंक। तो ये जो है ये दोनों एक बड़े आप कह सकते हैं कि इंजन है ग्लोबल इकोनॉमी के। इसके अलावा IMF ने जो है कई रीजन, जैसे आपने देखा होगा उसने एडवांस इकोनॉमीज़ को अलग निकाल लिया, इमर्जिंग इकोनॉमीज़ को अलग निकाल लिया, तो इस तरीके से उसने 2 पार्ट में कर दिया। इसके अलावा जो अलग अलग रीजन वाइज भी उन्होंने बांटा है। अभी हम लोग आगे जो है IMF की रिपोर्ट को डिस्कस करते समय इस बात को भी डिस्कस करेंगे। अब इसके अलावा आप देखिए कि ये जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है ये इंटरनेशनल मार्केट से रिलेटेड रिपोर्ट्स भी जारी करते हैं, है ना। तो जैसे रिपोर्ट में आपने देखा होगा वर्ल्ड बैंक है अपनी रिपोर्ट देगा, IMF है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, या और भी इंस्टीट्यूट और एजेंसीज हैं वो भी अपनी रिपोर्ट देते हैं। इसके अलावा अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई और डिमांड के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें तो सप्लायर आपको कौन मिलेगा? जो प्रोड्यूसर होगा ज़्यादा, जैसे US की बात कर रहे थे हम लोग, जिसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे, ज़्यादा रिसोर्सेज का मालिक है। दूसरा, जिसने टेक्नोलॉजी के फील्ड में ज़्यादा डेवलपमेंट कर दिया है, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के यूज़ होते हैं ना मार्केट में। तो टेक्नोलॉजी में अगर किसी ने ज़्यादा डेवलप कर लिया तो वो भी जो है की इंजन की तरह, सप्लायर की तरह काम करेगा इंटरनेशनल मार्केट में। डिमांड कहाँ कहाँ होगी इंटरनेशनल मार्केट में? तो आप देखेंगे जो अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं उनके यहाँ डिमांड ज़्यादा होगी, है ना। जो छोटे देश हैं उनके यहाँ डिमांड ज़्यादा होगी क्योंकि उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होती, तो ह्यूमन लाइफ के लिए जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो उसको तो उसे लेना ही पड़ेगा ना, तो वहाँ पे डिमांड होती है। दूसरा, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं उनकी इतनी ज़्यादा डिमांड होती है, मीन्स कि वो अपनी रिसोर्सेज से अपनी डिमांड पूरी नहीं कर पाते हैं। जैसे आप देखते हैं भारत है ना, तो भारत को भी जो बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। अगर किसी देश की बड़ी जनसंख्या है तो वो भी बहुत बड़ा बाजार होता है, वहाँ भी डिमांड क्रिएट होती है इंटरनेशनल मार्केट में। उसके बाद आप देखेंगे तो ऐसा कोई देश जिसके पास में रिसोर्सेज अपने खुद के बहुत कम होते हैं तो वहाँ भी डिमांड होती है। तो इस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट वहाँ भी अप्लाई होता है। तो इस तरह से पूरी जो है इकोनॉमी काम करती है और इकोनॉमी के सारे फैक्टर जो उनके मेन काम है क्या होता है ये हम लोगों ने समझ लिया है।
कुल मिलाकर के अगर इसे समराइज़ करने की कोशिश करें आप, तो लोगों की इनकम ठीक ठाक होनी चाहिए ताकि डिमांड बनी रहे मार्केट में, लोगों के अंदर क्षमता हो सामान खरीदने की। दूसरी बात, एम्प्लॉयमेंट रेट कभी बिगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट रेट अगर बिगड़ा तो फिर जो पीछे से नए लोग आ रहे हैं नौकरी करने के लिए तैयार हैं, जैसे बड़ी आबादी वाले जो देश हैं उनमें आप देखते होंगे युवा बेरोजगार अगर बैठा है तो वो फ्यूचर में समस्या खड़ी कर देगा देश के लिए, है ना, या प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, या समाज में आपराधिक गतिविधियां बढ़ जाएंगी। तो एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बेटर इकोनॉमी के लिए अच्छा होना चाहिए। तीसरी चीज़, जो प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ हैं वो किसी भी तरीके से ख़राब नहीं होनी चाहिए। चौथी चीज़, कंजम्पशन जो है वो जब डिमांड अच्छी रहेगी तो कंजम्पशन भी ठीक बना रहेगा, मींस कंजम्पशन जो है उसका पैटर्न भी हमेशा ठीक रहना चाहिए। और लास्ट चीज़, जब ये सारी चीज़ें ठीक रहेंगी तो जब थोड़ी थोड़ी इन्फ्लेशन रहेगी मार्केट में, उसको आप जो एक तरीके से कह सकते हैं कूल इन्फ्लेशन कह दीजिए, तो कूल इन्फ्लेशन अगर बनी रहती है मार्केट में तो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ जो है वो आगे बढ़ती रहेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता रहेगा, रोज़गार आते रहेंगे, जो जनता है उसको रोज़गार मिलता रहेगा। तो ये कुल मिला के एक साइक्लिक चेन है। तो पूरी इकोनॉमी जो है एक ऐसी साइक्लिक चेन पर टिकी हुई है जिसका फ्लो जो है वो हमेशा थोड़ा सा स्पीड अप रहना चाहिए, और इस स्पीड अप फ्लो के साथ में इकोनॉमी जो है वो ग्रो करती रहेगी। और दूसरी बात हमेशा ये याद रखनी कि अगर इन सारे मेजरमेंट्स में से कोई भी मेजरमेंट कभी गड़बड़ाया तो बस उसी समय जो है सारे लोग हेल्प करने के लिए तैयार खड़े हो जाते हैं। कारण इसका ये है कि ग्लोबलाइजेशन के दौर में, जैसे भारतीय संस्कृति में ये कहा जाता है वसुधैव कुटुंबकम, कि वसुधा जो है वो हमारा परिवार है, पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है। तो ग्लोबलाइजेशन के दौर में दुनिया जो है एक बाज़ार है, तो ये बाज़ार जो है ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। इसमें अगर ज़रा सी भी कहीं हलचल हुई तो इसका असर सबके ऊपर पड़ता है। जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि जो यूक्रेन वॉर चल रहा है, रसिया यूक्रेन वॉर, इसकी वजह से दुनिया जो है परेशान हो रही है धीरे धीरे। बहुत सारे छोटे छोटे कारण, कुछ ना कुछ कारण धीरे धीरे निकल ही आता है। कभी कोई पोर्ट डैमेज हो गया, कभी जो है रशिया ने जो ग्रेन डील है उससे बाहर कर लिया खुद को, उसकी प्रॉब्लम। तो कुल मिलाकर के जो रशिया यूक्रेन वॉर है उसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है मार्केट में वो गड़बड़ा रहा है, और जब डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट गड़बड़ाएगा तो फिर जो है प्रोडक्शन की जो चीज़ें, मीन्स जो गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल होंगी मार्केट में, उन पे असर पड़ेगा, और जब उन पे असर पड़ेगा तो फिर क्या होगा, मार्केट जो है डीस्टेबलाइज होने लगेगा। अब मार्केट किस लेवल तक डीस्टेबलाइज होता है ये डिपेंड करता है इस चीज़ पे कि आप जो है उसको संभालने के लिए किस तरीके के कदम उठा रहे हैं। तो इस तरीके से पूरी, चाहे किसी देश की घरेलू अर्थव्यवस्था हो, डोमेस्टिक इकोनॉमी हो या फिर इंटरनेशनल इकोनॉमी हो, इस तरह से काम करती है। अब देखिए इकोनॉमी पूरा समझाने में जो है काफ़ी टाइम चला गया है, तो आर्टिकल तक तो हम लोग अभी पहुँचे भी नहीं। कुछ टर्म्स जो है हम लोगों को डिस्कस करने थे आर्टिकल से पहले, तो हम लोग आर्टिकल जो है अपने नेक्स्ट वीडियो में अभी जो है डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और ये जो है थोड़ा ठीक भी रहेगा आप लोगों के लिए कि किसी को अगर इकोनॉमी के बारे में समझना है तो वो कम से कम एटलीस्ट इकोनॉमी के बारे में ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा। और आपको वीडियो अगर पसंद आता है तो आप इस वीडियो को जो है शेयर भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों को रिकमेंड भी कर सकते हैं। और अगर आपको जो है समझ में आती हैं चीज़ें और लगता है आपको आपके लिए उपयोगी है तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।